बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर समर हूँ और आप देख रहे हैं ओपीडी ऑनलाइन। नाज़रीन, आपने ये महसूस किया होगा इर्द-गिर्द से कि या आपके खुदा न खास्ता घर में खुद कि आजकल गुर्दे की बीमारी का बहुत सुना जा रहा है। या तो गुर्दे खराब हो रहे हैं या इस हद तक हो चुके हैं कि डॉक्टर ने डायलिसिस का कह दिया है। तो ये एक उभरता हुआ बहुत अहम मसला है, घर-घर का मसला है। इसके बारे में मालूमात वसूख शुदा मिलती भी मुश्किल से है, या तो कंसल्टेंट के लिए आप पैसे दे के इंतज़ार करते रहें फिर मिलती हैं, पूरी नहीं मिलती। जो आपके दिमाग में सवालात होते हैं पूरी तरह से जवाबात आते नहीं हैं। तो ये कमी पूरी करने के लिए आज हमने मदऊ किया है हमारे स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट को, और ये गुर्दे के माहिर हैं। ख़ास तौर पे इसी टॉपिक पे बात करने के लिए, आपके रूबरू लाने के लिए हमने दावत दी है। आइए वेलकम करते हैं डॉक्टर अज़हर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अज़हर। वालेकुम सलाम। वेलकम ऑन ओपीडी ऑनलाइन। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने दोबारा हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू। डॉक्टर अज़हर, आपके तो खैर रोज़ाना इस बहुत सारे मरीज़ आते होंगे। गुर्दे की बीमारी से बहुत खौफ आता है, बहुत फैल गई है, बढ़े चली जा रही है। आप ज़रा ये बताइए कि ये जो गुर्दे की बीमारी है, ये एक तो है क्या चीज़, इसका पता कैसे चलता है ताकि हम इससे बच सकें? प्लीज़ ज़रा बताइए, वज़ाहत करें। शुक्रिया आपका। आपका बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गुर्दे की बीमारी का कैसे पता चल जाता है। देखें, गुर्दे की बीमारी उन चंद बीमारियों में से है जिनमें बाज़-औक़ात अलामात ज़ाहिर नहीं होती। ठीक है, पेशेंट्स समटाइम्स बगैर किसी कंप्लेंट के आता है, उसने टेस्ट कराए होते हैं, उसमें पता चलता है, डॉक्टर बताते हैं कि जी आपकी गुर्दे की बीमारी काफ़ी आगे हद तक बढ़ी हुई है। और फिर वो जिस हिसाब से हमारे पास आते हैं परेशानी के आलम में, और उनका अगला क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर साहब इससे कैसे हमने बचना है, डायलिसिस की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, और इस तरह के चंद सवालात। लेकिन कुछ पेशेंट्स में अलामात ज़ाहिर हो रही होती हैं, और लेकिन वो उसको इग्नोर करते हैं या उसको वो नहीं ये तमीज़ कर पाते हैं कि ये अलामात किस चीज़ की हैं। उनमें से कुछ चीदा मैं आपको बता देता हूँ। अगर कोई पेशेंट जिस तरह ब्लड प्रेशर का है, उसके साथ उसको हेडेक, सर में दर्द हो रहा होता है, कभी आँखों का के अंधेरा, तबीयत में थकावट, भूख ना लगना, नींद ना आना, या जिस्म पे ज़्यादा ख़ारिश होना, या पेशाब की कमी, ख़ास तौर पे जिनमें गुर्दे की बीमारी चल रही होती है उनमें पेशाब की बाज़-औक़ात कमी आनी शुरू हो जाती है, या पेशाब में झाग बननी शुरू हो जाती है। कुछ पेशेंट ऐसे हैं कि जिनमें वो बताते हैं आके सोज पड़नी शुरू हो गई है, जिस्म पे, टांगों पे सोज पड़नी शुरू हो गई है, या सांस में मसला आना शुरू हो गया है, ख़ास तौर पे चलने में या हमें जो रोज़मर्रा की काम करने में। तो ये चंद ख़ास अलामात हैं जो कि गुर्दे की बीमारी से ताल्लुक़ रखती हैं। जब भी किसी पेशेंट को इस तरह की अलामात हो, और ख़ास तौर पे उसमें रिस्क फैक्टर मौजूद हो, ख़ास तौर पे शुगर, ब्लड प्रेशर या इस तरह की और कोई क्रॉनिक बीमारी, तो उसे चाहिए कि लाजमी अपने गुर्दे के फंक्शन के टेस्ट करवाए और डॉक्टर से रुजू करें। डॉक्टर अज़हर, तो आपने ये बताया कि जिन मरीजों को, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारियां होती है, उनमें बिलखुसूस गुर्दे खराब होने के ज़्यादा इम्कान है और उनमें ये अलामात आ सकते हैं। तो ये जो आपने कहा कि टेस्ट करवाएं, ये कैसा टेस्ट होता है? खून का टेस्ट होता है, गुर्दे में से निकालते हैं, कैसे पेशाब का टेस्ट होता है, और ये क्या खुद करवा लें, क्या होता है? जी देखिए, ये टेस्ट ब्लड में भी होता है। ब्लड में जो हम टेस्ट करते हैं गुर्दे की बीमारी को देखने के लिए, उसे कहते हैं RFTs, यानी रीनल फंक्शन टेस्ट, या इसको अगर स्प्लिट कर लें तो उसमें कहते हैं यूरिया क्रेटिनिन का टेस्ट, फासिल मादे यानी कि कितने जमा हुए हैं। इसके साथ साथ हमें जो है नमकियात का टेस्ट भी कराना ज़रूरी होती है, क्योंकि गुर्दे का काम नमकियात का, ब्लड प्रेशर का, पानी का जिस्म में ख़ास तनासुब रखना है। तो हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, वो साथ टेस्ट होता है। बाकी टेस्टों में इम्पॉर्टेंट जो है CBC, ताकि पेशेंट को पता चले कि उसके एनीमिया है, खून की कमी है, या कोई और मसला तो नहीं चल रहा। और हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है पेशाब का टेस्ट भी, इसे आम जो यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन कहते हैं, यूजुअली जिसको ज़्यादा यानी कि उस पर गौर नहीं किया जाता, लेकिन हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सॉर्ट ऑफ मिनी बायोप्सी कि उसमें हमें पता चल जाता है कि अगर किसी पेशेंट में पेशाब में झाग बन रही है, या उसको ब्लड आ रहा है, या उसकी
तेजाबियत कैसी है पेशाब की, ये चीज़, या उसका रंग कैसा है, तो उससे हम काफ़ी अंदाज़ा लगा लेते हैं। और इम्पॉर्टेंट एक स्पॉटिव एविडेंस जो होता है वो हमें अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है कि गुर्दे में कितनी को ताकत है या गुर्दे का टेक्सचर कैसा है। उसको फिर हम अलामात से और गुर्दे के टेस्ट से जो है ना वो कंपैटिबल करते हैं कि उससे मुताबिकत है, फिर उसके बाद हम कोई डिसीजन लेते हैं। डॉक्टर सर, अभी आपने कहा कि पेशाब में झाग पड़ना और रंग बदलना, ये जरा इसमें वजाहत करिए, तो हम खुद भी देख सकते हैं, हमें क्या देखना चाहिए? देखिए, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। जो गुर्दे के मरीज़ होते हैं उनको फिर हम साथ ये थोड़ा सा हदायत करते हैं कि आपने अपने पेशाब में ख्याल रखना है कि झाग कितनी आ रही है, या उसमें कोई ब्लड तो नहीं आ रहा, या ख़ास तौर पे पेप्सी या कोका कोला के बोतल जैसा पेशाब का रंग तो नहीं है, उसमें धुआं तो ज़्यादा नहीं है, या स्मेल तो बहुत ज़्यादा नहीं, या कोई रेत के ज़रात या कोई पस तो नहीं आ रही। तो ये चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से जो पेशेंट है वो काफ़ी हद तक हमें आके बताता है, तो फिर हमें आगे टेस्टों में और उसकी बीमारी को इलाज करने में काफ़ी हद तक मदद मिल जाती है। सही, तो इसका मतलब है डॉक्टर असद, जिनको ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारियां हैं, उन्हें क्या गुर्दे के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास बाकायदगी से जाना चाहिए? ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस पे ख़ास तौर पे हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि देखें हम डॉक्टर्स एज एक टीम काम कर रहे होते हैं। कुछ हमारे उसमें स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ जो हमारे जनरल प्रैक्टिशनर हैं, जो घर के जिनके पास हर बंदे की पहुँच होती है। सबसे पहले जो किसी को कोई मसला तो अपने करीबी डॉक्टर के पास जाता है, वो बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं इसमें। तो बेशक जिन पेशेंट्स को शुगर है, ब्लड प्रेशर है और वो अपने डॉक्टर्स को चेक करवा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है कि वो उनको चेक करवाते रहे, लेकिन कब उन्होंने नेफ्रोलॉजिस्ट के पास या स्पेशलिस्ट के पास जाना है ये पेशेंट को तो नहीं पता होगा। ये जो हमारे डॉक्टर करीबी हैं वो जहाँ पर मुनासिब समझते हैं कि जब भेजना चाहिए, क्योंकि उन्हें चाहिए कि गुर्दे का टेस्ट जो है हर 3 से 6 महीने बाद या साल में एक दफ़ा कराएं शुगर के मरीज, और अगर तो वो नॉर्मल आता रहता तो फिर ठीक है, साल बाद 6 महीने बाद। लेकिन अगर किसी में कोई गुर्दे में मसला आ रहा है तो फिर उन्हें चाहिए कि हम उसको टाइमली जो है ना गुर्दे के स्पेशलिस्ट के पास भेज दें, ताकि उसकी बीमारी को वहीं पे कंट्रोल किया जाए। क्योंकि हमारे पास समटाइम्स पेशेंट आते हैं, गुर्दे की बीमारी काफ़ी हद तक बड़ी होती है, तो हमारे पास भी कुछ ऑप्शंस कम हो जाती हैं, और पेशेंट के पास आके सवाल एक ही होता है कि डॉक्टर साहब मेरे गुर्दे बच जाएंगे, मुझे डायलिसिस की ज़रूरत तो नहीं है। क्योंकि डायलिसिस जो भी पेशेंट सुनता है या जिसको किसी को एडवाइस किया होता है, तो उसके लिए ये बहुत परेशानी की बात होती है कि आगे कैसे इस चीज़ को लेकर चला जाए। और यही इस बात पे हम आते हैं डॉक्टर असद, मेरा अगला सवाल यही था कि जिस मरीज को कह दिया जाए कि आपको डायलिसिस की ज़रूरत है, फिर क्या करना चाहिए? बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हमारे पास पेशेंट सेकंड ओपिनियन के लिए भी आते हैं, और समटाइम्स हमारे पास जो हमारे दूसरे डॉक्टर हजरात हैं जो MBBS जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टर होते हैं, वो भी हमारे पास भेजते हैं कि आपने जो है इनके मज़ीद इलाज करें कि आगे क्या ऑप्शंस हैं। देखिए, सबसे पहले सबसे बुनियादी बात तो ये है कि जब भी गुर्दे की बीमारी होती है और अगर ज़्यादा गुर्दे में कमज़ोरी है, तो हमने इस बात का तयन करना होता है कि ये एक्यूट है या क्रॉनिक है। एक्यूट का मतलब ये है कि गुर्दे की बीमारी अभी स्टार्ट हुई है पिछले कुछ हफ्तों में, 6 से 12 हफ्तों में, यानी 3 महीने में, या वो पुरानी चली आ रही है, साल से चली आ रही है, पहले से शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं और गुर्दे में कमज़ोरी है, वो आहिस्ता आहिस्ता गुर्दा कमज़ोर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारे पास जब कोई पेशेंट आता है, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें कितना रिवर्सिबल एलिमेंट है, यानी कि कितनी वापसी मुमकिन हो सकती है। और कुछ पेशेंट्स में वापसी मुमकिन होती भी है और उनका गुर्दे की बीमारी आगे जाके बेहतर भी हो जाती है। मैं आपको एग्जांपल दूं, जिस तरह ओल्ड एज में या जो एडवांस एज में पेशेंट समटाइम्स हमारे पास आते हैं, उनमें पेशाब की रुकावट भी होती है। पेशाब क्योंकि प्रोस्टेट की वजह से या वैसे पेशाब की जो मसाने के मसल्स हैं वो वीक होते हैं, तो पेशाब में मसला आता है, वो पूरी तरह मसाला नहीं खारिज कर सकते। मेरा अपने एक पेशेंट आया तो वो आके उनको रेफ़र किया हुआ था जी डायलिसिस करवाएं, उनका क्राइटेरियन था अराउंड 20,
नॉर्मल कितना होता है? नॉर्मल होता है 1.2, हर लेबोरेटरी की अपनी रेफरेंस रेंज है। सही। तो 20 गुना बढ़ा हुआ था। 20 गुना बढ़ा हुआ था, आप ये देखें। और वो आकर एस पैनिक में थे कि जी डायलिसिस हमें कहा हुआ है, बताएं डायलिसिस के बारे में क्या करना है, माइंड बना कर। मैंने आफ्टर उनकी इनिशियल एवेल्यूएशन हिस्ट्री के बाद उनका अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें उनका मसाना भरा हुआ था। इसका मतलब ये थी कि पेशाब बन रहा है, गुर्दे काम कर रहे हैं, लेकिन यूरिन जो है ना बाहर नहीं निकल रहा, जिसकी वजह से भी क्रेटिन बढ़ गई या फास्टे वो जो नमकियात है वो डिस्टर्ब हो गए। तो बहरहाल उनको हमने ऑब्जर्वेशन में रखा, तो उनकी क्रेटिन ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ डेज आहिस्ता आहिस्ता रोज़ाना की बुनियाद पे ना 2 पॉइंट्स 700 मिली कम हो गए, एंड he discharged with a creatinine of around 1.6 like that. अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि ये मैं उसकी वो बता रहा हूँ कि कितने इंपॉर्टेंट है कि आपकी वैल्यूएशन। इसी तरह जब अब गर्मी का मौसम आ रहा है, गैस्ट्रो के पेशेंट्स जो बढ़ जाते हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी पेशेंट वोमिटिंग्स एंड डायरियाज के साथ आते हैं, तो क्रेटिनिन उनका अचानक पहले ठीक होता है, वो 1 से 5, 7, 11 तक चला जाता है। क्यों? क्योंकि डिहाइड्रेशन होती है पेशेंट जो है किडनीज में, फिर वो एकदम से जो है अगर ब्लड प्रेशर कम होता है तो किडनी की ये अपनी एडेप्टिव रिस्पांस है, ये उसका प्रोटेक्टिव रिस्पांस है कि वो अपने आप को सुन कर लेती है, या अपना ब्लड जो है वाइटल ऑर्गन्स तक चला जाता है। तो उस वजह से फिर पेशाब बाजू का बनना बंद हो जाता है, तो क्रेटिन बढ़नी शुरू हो जाती है। तो अगर उसको हम टाइमली हाइड्रेट कर लें, उसको देख लें, पेशेंट को ब्रेक वगैरह का इस्तेमाल कर लें, देख के ब्लड प्रेशर का ख्याल रख लें और बाकी रिस्क फैक्टर्स को भी एड्रेस कर लें, तो डायलिसिस से बचाव मुमकिन है। और हमने देखा है इस तरह की बुनियाद पे कि पेशेंट्स की क्रेटिन फिर जो है यूरिन आउटपुट आना शुरू हो गया है, तो 10 से 7 पे 5 पे, और फिर विदाउट डायलिसिस या 2-4 डायलिसिस करवाएं तो उसके बाद वापसी आ जाती है। और इसके बरक्स फिर एक पेशेंट है जिसकी क्रेटिनिन या गुर्दे का टेस्ट ऐसा सा खराब है ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, यानी कि 2 साल पहले 2 था, फिर 6 महीने 1 साल पहले 4 पे चला गया, फिर उसने बद एहतियाती की और कुछ ऐसी कुछ कर लिया, ब्लड प्रेशर का ख्याल नहीं रखा या शुगर का ख्याल नहीं रखा, तो क्रेटिनिन बढ़ गई, नेचुरल प्रोग्रेशन के हिसाब से बढ़ रही है 4-5 पे, और एक्यूटली कोई मसला आया तो ऐसे पेशेंट्स में वापसी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो फिर उनको काउंसल करना पड़ता है कि आपके लिए ये ऑप्शंस मौजूद हैं, इनमें से आप देखें और ये बेहतर आपके लिए है। फिर गालिबन डायलिसिस की जरूरत होगी। देखें उसमें भी कुछ ऑप्शंस हैं। अब आपका यही क्वेश्चन होगा कि आगे गुर्दे की बीमारी एक हद तक बढ़ गई है, तो हमारे पास क्या क्या आगे ऑप्शंस होंगी ताकि हम अपनी लाइफ जो है उसी तरह जिस तरह गुर्दे की बीमारी के बगैर या अच्छे तरीके से गुजार सकें। उसमें देखें ऑप्शंस ये होती हैं कि नेबुल बदल, यानी कि गुर्दे का अगर काम नहीं कर रहा, जिसमें फासिल मादे बढ़ जाते हैं और फिर उसके बाद ये अलामात जैसा मैंने बताई हैं वो आनी शुरू हो जाती हैं, या पेशाब में कमी आ जाती है, तो फिर हमारे पास ऑप्शन होती है लाइक डायलिसिस या फिर गुर्दे की तब्दीली, पैवनकारी, जिसको ट्रांसप्लांट कहते हैं। डायलिसिस भी आगे 2 किस्म के होते हैं, एक ब्लड का डायलिसिस जो हमारे मुल्क में काफ़ी ज़्यादा है, खून का डायलिसिस जिसे कहते हैं हीमोडायलिसिस, उसकी भी आगे टाइप्स हैं, हम आने वाली वीडियोस में उसका जिक्र करेंगे। और एक होता है पेट का डायलिसिस, उसे पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं। देश बहुत अच्छी मोडालिटी है कुछ ख़ास पेशेंट्स में जिनका जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं, जहाँ पर डायलिसिस की फैसिलिटीज़ नहीं है, खून के डायलिसिस फैसिलिटी नहीं, या जिनकी वैस्कुलर एक्सेस नहीं होती, क्योंकि हमें खून के डायलिसिस मतलब वैस्कुलर एक्सेस ये होता है कि जो खून का डायलिसिस होता है वो फिस्टुला के जरिए होता है। कुछ पेशेंट में जी कुछ पेशेंट में बहुत अच्छी कंडीशन नहीं होती वेसल्स की, उनमें फिस्टुला नहीं बन सकता या और दूसरी कैथेटर वगैरह नहीं डाला जा सकता, या इन्फेक्टेड हो जाता है, तो फिर उसमें बड़ी अच्छी ऑप्शंस है कि हम पेरिटोनियल डायलिसिस करें, या कोई डायबिटिक पेशेंट है या हार्ट का जो पेशेंट है उनमें भी बाज़ अगर ब्लड प्रेशर का इतना उतार चढ़ाव होता है कि पेरिटोनियल डायलिसिस उनके लिए बहुत फायदेमंद है। और ख़ास तौर पे सबसे इम्पोर्टेंट जिन पेशेंट में थोड़ा बहुत यूरिन आ रहा होता है, छोटा पेशाब, उसके लिए भी पेरिटोनियल डायलिसिस एक अच्छी चीज़ है, ताकि उनका पेशाब ज़्यादा देर तक आता रहे और वो जो है उस पर फ़ायदा लेते रहे। डॉक्टर असर, डायलिसिस में करते क्या है, मशीन क्या कर रही होती है, ये जरा समझिए। मुख्तसर ये है कि मशीन ने हमारा वो काम करना होता है जो गुर्दे 24 घंटे हर वक्त कर रहे होते हैं, तो मशीन का काम सिर्फ 4 घंटे होता है, हफ्ते में 3 दफ़ा या 2 दफ़ा, इंटरनेशनली तो 3
डेज पर वीक के हिसाब से होता है। उसमें उसका काम जो है यही है कि जिस्म से फासिद मादे फिल्टर के जरिए निकाल लें, ठीक है, और जो साफ खून है वो वापस चला जाता है और जो फासिद मादे वो निकल जाते हैं। नमकियात जो डिस्टर्ब होते हैं वो भी डायलिसिस के जरिए बेहतर हो जाते हैं, और जो फालतू पानी है जो पेशाब नहीं आ रहा वो भी डायलिसिस के जरिए निकल जाता है, ठीक है। ये मेन खास डायलिसिस की क्वालिटी होती हैं फंक्शंस, जिसकी वजह से जो है पेशेंट को हफ्ते में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा जाना पड़ता है बाकायदगी से, और ताकि उसके जो हैं ये वाले फंक्शंस गुर्दा जो करता है वो मशीन के जरिए हम कर सके। डॉक्टर अजहर, अगर किसी से कहा गया है डायलिसिस करवाना है, सेकंड ओपिनियन ये है, सब डॉक्टर्स इस पे मुत्तफिक हैं कि अब डायलिसिस ही करवाना पड़ेगा, अगर वो डायलिसिस नहीं करवाता तो फिर क्या होता? जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैं इस चीज़ को वजाहत करना चाह रहा था कि ऑप्शंस जिस तरह बताई थी, एक डायलिसिस है, एक गुर्दे की पेवंदकारी है। एक ऑप्शंस ख़ास तौर पर ओल्ड एज में एक पेशेंट है, वो 70s है अराउंड, या उसकी एज उसके गिर्द गिर्द है और वो डायलिसिस नहीं करवाना चाहता, तो हमारे पास एक ऑप्शंस होती है कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट का मतलब ये होता है, मैं अपने व्यूअर्स को बताऊं, कि डायलिसिस के बगैर या ट्रांसप्लांट के बगैर सिर्फ दवाइयों से बेहतरीन किस्म का जितनी भी सेहत हो सकती है, बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ हम पेशेंट को दे सकें। यानी कि वो ब्लड प्रेशर का ख्याल रखे, कोलेस्ट्रॉल का ख्याल रखे, उसकी दवाइयाँ खाए, परहेज़ करे, और दैट्स इट, बस डायलिसिस ना करवाए। उसकी ये ख्वाहिश होती है, और हमें सबसे इम्पॉर्टेंट पेशेंट की ख्वाहिश का एहतराम करना चाहिए थी कि वो कहता है कि मैंने बस अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ जितनी भी है उसको मैंने दवाइयों से लेके चलना है। इसे कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है, और ये एक ऑप्शंस है ख़ासतौर पर ओल्ड एज में, या जो पेशेंट ऑप्ट नहीं करना चाहते, हम उनको प्रॉस एंड कॉन्स बता देते हैं, लेकिन ये है कि ये उनकी जो है ना विल के मुताबिक ये उनका राइट है, ठीक है। तो अगर फिर तो सब यही चूज करेंगे? नहीं, देखें, यही चूज नहीं करेंगे, हमने काउंसलिंग करनी होती है कि क्या बेहतर है, बेहतर से बेहतर क्या है। जैसे ट्रांसप्लांट इज फार बेटर देन डायलिसिस, क्योंकि उसमें फिर आपकी ये एहतियातें भी ख़त्म हो जाती हैं, आपकी ये डायलिसिस के लिए जाने वाले मामला भी ख़त्म हो जाते हैं। एक पेशेंट नॉर्मल ज़िंदगी जिस तरह गुजारता है विदाउट डायलिसिस, तो वही गुजारा होता है, बस जो कुछ दवाइयाँ एहतियातें होती हैं वो तो आपने करनी होती हैं। तो सबसे बेहतर तो ट्रांसप्लांट होता है, उसके बाद फिर डायलिसिस मोडेलिटीज़ होती हैं, और अगर एक पेशेंट ऑप्ट करता है ओल्ड एज में कंजर्वेटिव, तो हम भी उसकी फिर जो है ऑप्शंस की रिस्पेक्ट करते हैं और उनको उसके मुताबिक डील करते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर सर, अगर कोई पेशेंट रेगुलर डायलिसिस करवा रहा है, अब उसके गुर्दे इस हद तक पहुंच गए कि वो नहीं ठीक होंगे, डायलिसिस करवा रहा है, अक्सर देखा गया है कि इन मरीजों का वजन कम होता चला जाता है, रंग काला हो जाता है, बार बार और बीमारियां भी लग रही होती हैं, इसी वजह से फिर डायलिसिस डरते भी बहुत है। तो जो पेशेंट डायलिसिस करवा रहा है उसके लिए आप क्या तजवीज़ हैं? जी, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, इस लिहाज से कि हमने ये देखा है कि जो पेशेंट डायलिसिस पे आते हैं और वो पेशेंट डायलिसिस में अच्छा रहते हैं, या आप कह लें अच्छा चलते हैं या परफॉर्म करते हैं, जिनको इस चीज़ की समझ आ जाए कि हमने कैसे अब लाइफ गुजारनी है। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो होता है जब पेशेंट डायलिसिस पे होता है, उसकी खुराक का होता है। खुराक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पेशेंट को अपनी खुराक का पता होना चाहिए, अपने मामलात पता होने चाहिए कि मैंने कितना पानी पीना है, मैंने किस किस चीज़ से परहेज़ करना है, और मैंने खुराक कैसे इस्तेमाल करनी है। बहुत सी ऐसी खुराक है जो पहले गुर्दे के जब बीमारी होती है उसमें हमने बंद की होती है या कम मिकदार में होती है, तो वो डायलिसिस पे आके हम कहते हैं कि अब आपने इसको आज़ादाना तौर पे खा सकते हैं। उसमें जिस तरह गोश्त हम कहते हैं पहले हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा खाएं, और ज़्यादा नहीं खाना, प्रोटीन इंटेक ज़्यादा नहीं ले, तो रेड वाइट दोनों फिश इज बेटर। तो उसमें हम कहते हैं कि जब आप डायलिसिस पे, तो आपने गोश्त भी खाना है, आप अंडा भी खाएं, दालें भी खाएं, दूध दही का भी खास हद तक इस्तेमाल है अगर हम वो देख लेते हैं फास्फोरस। यानी डाइट आपने अपनी अच्छी करनी है ताकि आप डायलिसिस टॉलरेट कर सकें। तो इसका मतलब है कि एक अभी जब डायलिसिस की नौबत नहीं आई है और गुर्दे आहिस्ता थोड़े से खराब होना शुरू हो गए, तो फिर खुराक की तजावीज़ फर्क है? बिल्कुल, जब और उसके बाद फर्क है, ये जरा बता। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जब बीमारी अभी डायलिसिस पे पेशेंट नहीं पहुंचा, तो उसकी स्टेजेस के हिसाब से समटाइम्स हम कहते हैं कि आपने ये खाना है, ये नहीं खाना है, इतनी प्रोटीन रखनी है, डेली रिक्वायरमेंट इतनी है आपकी।
हफ्ते में 1-2 दफ़ा आप खा लें चिकन, 1-2 दफ़ा दाल खा लें, या ये वाली सब्जियाँ आपने खानी हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल जैसा पालक मेथी साग, ये वाली चीज़ें खानी। और जब पेशेंट डायलिसिस पे आ जाएगा तो फिर उसकी काफ़ी चीज़ें जो है ना वो खुल जाती हैं ताकि वो डायलिसिस को टॉलरेट करे। और एक इम्पॉर्टेंट ये है कि कुछ पेशेंट पे फिर यूरिन नहीं आता, छोटा पेशाब, तो उसमें पानी का इस्तेमाल कितना करना है, क्योंकि 2 डायलिसिस के दरमियान इतना ना ज़्यादा बड़ा हो पानी के वो ज़्यादा निकालें तो फिर हार्ट पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। यानी कि वो जो लोग अपनी बीमारी समझ जाते हैं ना डायलिसिस पे, वो फिर 5-5, 10-10 साल, 15-15 साल हमने देखा है वो डायलिसिस पे करवाते हैं और सही रहते हैं, बिल्कुल सही रहते हैं। लेकिन जो लोग अपनी खुराक का ख्याल नहीं रखते या अपनी सफाई का ख्याल नहीं रखते, तो उनमें फिर ये ऐसी अलामात आती हैं। मैं यहाँ पर ये कहना ज़रूरी समझूंगा कि ख़ास तौर पर डायलिसिस सेंटर्स भी हैं, वो भी अप टू द क्वालिटी ऑफ मार्क होने चाहिए, या उनका पानी कैसा इस्तेमाल हो रहा है, RO वाटर से कहते हैं, वहाँ पर अमला कैसा है, सफाई का कैसा ख्याल रखते हैं, ग्लव्स का इस्तेमाल है, या हेपेटाइटिस के टेस्ट बाकायदगी से होते हैं, सेग्रीगेशन अलग है और प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं। क्योंकि समटाइम्स पेशेंट जो डायलिसिस पे होते हैं वो बड़े इम्यूनोस्प्रेस होते हैं, क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है, उनको क्रॉस इन्फेक्शन लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो जो अमला होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सफाई का खास ख्याल रखना होता है, या फिर उनको इन चीज़ का भी बड़ा ख्याल रखते हैं, किसी को कोई दांत का मसला है या कुछ और है, वो डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो स्टेरिलाइजेशन होनी चाहिए औजारों की। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे पास जब पेशेंट आते हैं, फिर क्रॉस इन्फेक्शंस के साथ आते हैं, फिर उनकी बीमारी पहले ही होती है तो वो फिर बढ़ती चली जाती है। और जो पेशेंट्स डायलिसिस पे आपने क़ुव्वत मुदाफ़ियत की तरफ इशारा दिया, तो मैं सोच रही थी तो फिर उसको एक तो सफाई वगैरह है, क्या कोई और भी तरीका है, जैसे अगर कोई हिफाजती टीके भी होते हैं खास डायलिसिस के मरीजों के लिए जो कि लगवाने चाहिए, या कुछ और एहतियात करनी चाहिए? देखिए ऐसे टीके तो नहीं है कि जैसे गुर्दे की बीमारी की कोई वैक्सीन हो सॉर्ट ऑफ, लेकिन जो डायलिसिस पे होते हैं उनको हम बाकी बीमारी से बचने की वैक्सीनेशन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन है, तो डायलिसिस के पेशेंट को हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन फौरन करवानी चाहिए और उसको चेक करवाते रहना है, उसका टाइटर टाइमली, और ताकि उसको हेपेटाइटिस बी ना हो। और फिर इसी तरह इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है वो ईयरली या 2 ईयरली जहाँ पर होता है वहाँ पर यूज़ करें डायलिसिस के पेशेंट। और हम जो है इसके अलावा निमोनिया की वैक्सीन ये भी वो भी देते हैं कि 5 ईयर्स उसमें इस्तेमाल कर लें, प्रेविनार वगैरह जिसके नाम से आती है। तो वैक्सीनेशन इज़ इंटेग्रल पार्ट, ताकि आपकी बाकी बीमारियों से जो है वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत बन जाए। लेकिन ये है कि गुर्दे की बीमारी के लिए आपको SHC मतलब बाकी वैक्सीन तो कराने, लेकिन उसके लिए डायलिसिस और यही चीज़ें हैं कि आप ये कराएं, नहीं तो ट्रांसप्लांट है, ये जो मैंने ऑप्शंस आपको बताएंगे। तो इसका मतलब है डॉक्टर सर, अगर हम एहतियात रखें और बाकी चीज़ों का भी ख्याल रखें तो एक पेशेंट जो कि डायलिसिस पे वो भी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है, एक एक्टिव प्रोडक्टिव किया कि हाँ जी। देखिए डायलिसिस का मकसद भी हमारा यही होता है कि पेशेंट जो है वो अपना काम के काबिल हो जाए। देखिए उसने सारे अपने घर वालों को लेकर भी चलना है, अगर सरबरा है उसने बाकी चीज़ों भी, वो डिपेंडेंट ना हो, वो इसको जो है सिर्फ ये ना समझे कि बस ये मेरा इलाज चल रहा है, बल्कि अच्छा डायलिसिस वो होता है जब पेशेंट उसके साथ अपना रोज़मर्रा का काम भी कर रहा हो, जितना वो कर सकता है वो अपना जरिया माश उसको कमाए, अपने काम करे और अपनी रूटीन लाइफ गुजारे। लेकिन अगर डायलिसिस करवा के अगर घर पे रहता है और कोई काम नहीं करता या तबीयत डिस्टर्ब रहती है, वो एक अच्छा डायलिसिस नहीं हम कंसिडर करते। हम चाहते हैं कि पेशेंट प्रोडक्टिव हो डायलिसिस पे रह के, तो इसलिए हम ये सारी हदायत उनको कहते हैं इस पर अमल। इसलिए कि हमारे लोगों में आम ये एक टैबू है कि भाई डायलिसिस शुरू हो गया, अब तो मेरी मौत करीब है और अब बस बिस्तर पे लेट जाओ, कुछ नहीं हो सकता, इसलिए इतना ज़्यादा शायद डरते हैं डायलिसिस से। आपने बहुत काम की बातें बताई। ये मुझे बताइए जैसे मेरे और आपके लिए या ऐसे मरीज जिनको ब्लड प्रेशर शुगर वगैरह है, वो इन सब से बचे कैसे, अपने गुर्दों को सेहतमंद रखें कैसे, हमारे लिए हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, आपके पहले क्वेश्चन का जवाब क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। लोग परेशान होते हैं, परेशानी की हालत में आते हैं, वैसे भी जैसा कि
रोज़मर्रा हालात चल रहे हैं तो पेशेंट्स बीमारी के साथ ज़्यादा परेशानी होती है, उसमें ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा उन्हें हमें काउंसलिंग करनी चाहिए, उनको होपफुल बताना चाहिए, उनके बीमारी के मुतालिक बताना चाहिए, फिर इलाज के मुतालिक बताना चाहिए, और उनको बताना चाहिए कि आप कंसर्न रहें। कंसर्न का मतलब ये है कि आपने अपनी दवाई भी बाकायदे से खानी है, अपना परहेज़ भी करना है, अपने टेस्ट भी कराने हैं, डॉक्टर को भी चेक कराना है। इसे कहते हैं कंसर्न रहना अपनी बीमारी से। उनसे चाहिए कि टेंशन ना लें, परेशान ना हो कि जी टेंशन परेशानी में होते बंदा सब कुछ छोड़ देता है, जी अब क्या होगा मेरा, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, बीमारी बढ़ गई है, होपलेस हो गए जी। तो ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर ये सारी चीज़ें, आधी बीमारी वैसे इंसान की जो है ना विल पावर से बेहतर हो जाती है, डॉक्टर भी उनको बताए और पेशेंट की अपनी भी विल पावर। तो यही वो चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से वो बीमारी पे रहकर भी बेहतर परफॉर्म कर सकता है। बाकी आपका क्वेश्चन हमारे लिए यही है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एक बंदा जो सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहा है वो इसी तरह गुजारता रहे गुर्दे की बीमारी के बगैर। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसका लाइफस्टाइल और उसकी डाइटरी हैबिट्स, उसका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, उसका उठना बैठ, सुबह कब उठता है, एक्सरसाइज कितनी है, पानी का इस्तेमाल कितना है, कौन सी खुराकें ज़्यादा खाता है, कुछ जंक फूड्स या बाहर की ऐसी नमकीन चिकनाई वाली चीज़ें तो नहीं खाता। मतलब ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। और मैं तो ये कहूँगा कि हमारे भी उसमें जैसा बताया गया या हमारे उसमें भी है कि मियाना रवि में इंसान रहे। मियाना रवि में रहेगा, हर चीज़ में मियाना रवि रहेगी तो आपकी ज़िंदगी और सेहत बहुत अच्छी गुजरती चलती है। ज़्यादती किसी चीज़ में नहीं होनी चाहिए, बेशक वो खुराक के हवाले से हो या मुख्तलिफ चीज़ों से। मियाना रवि में रहेंगे तो आप बहुत बेहतर ज़िंदगी गुजार करें। पानी का इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है। जब तक कि मौलिज ये ना कि पानी कम पिए ना, पानी का इस्तेमाल, साफ़ पानी पिए, अच्छी खुराक खाएँ और बस खुश रहें। बहुत उम्दा। डॉक्टर साहब, मैंने सुना है किसी कोई दवाइयाँ भी कुछ ऐसी होती हैं जो कि अगर ज़्यादा खा ले तो गुर्दों पे बुरा असर कर देती हैं, वो कौन सी कोई दवाइयाँ हैं आम जो कि ओवर द काउंटर मिल जाती है और गुर्दे खराब कर सकती हैं? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ओवर द काउंटर का मतलब यही होता है कि जो एक्सेस में है जो होते हैं हमारे पेशेंट, कुछ लोग मेडिकल स्टोर पे जाके कहते हैं मुझे ये मसला है, दवाई दे दें, और उनको दवाई मिल जाती है ओवर द काउंटर। लेकिन उनको ये ज़रूर जहन में रखना चाहिए जो ख़ास तौर पे गुर्दे के मरीज़ हैं कि जी मुझे गुर्दे का मर्ज़ है, इस पे दवाई खाने से मज़ीद ना बढ़ जाए। हम इनको कहते हैं वो दवाइयाँ जिनसे गुर्दे की बीमारी मज़ीद बढ़ जाती है कि वो नेफ्रोटॉक्सिक हैं, किडनी को नुकसान पहुँचाती हैं, उनमें कुछ इंपॉर्टेंट पेन किलर्स हैं, जैसा मैं नाम लूँ, ये ब्रूफेन, डाइक्लोरान, पोस्टान, नाइस, कैफ्लाम, ये सारे दर्द के टीके वगैरह ये। और सेकेंडली कुछ एंटीबायोटिक्स, वो भी जो है नुकसानदेह पहुँचाती हैं। तो बेहतर है कि दवाई अपने मौलिज के मशवरे के बाद इस्तेमाल करें और एहतियात रखें, ठीक है, और सेहत में जो है कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। बहुत ही अहम बात। बहुत शुक्रिया डॉक्टर असद, आपने बहुत वक्त दिया, बहुत सारी चीज़ें बताई। उम्मीद है कि आपके दिमाग में जो सवालात हैं, जो कंसर्न्स हैं, वो एड्रेस उधर हुए होंगे। अगर नहीं हुए हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए, हम कोशिश करेंगे आपको जवाब दें जल्द अज जल्द। अभी तक के लिए डॉक्टर अजहर को, डॉक्टर समर को इजाज़त दीजिए। अगली दफ़ा फिर मधु इनको करेंगे और सवालात के साथ और टॉपिक्स के साथ। आपके वक्त के लिए का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू व्यूअर्स, अपना ख्याल रखें और आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो ज़रूर आप इनबॉक्स करिएगा, मैं कोशिश करूँगा उनका बेहतर जवाब आपको दे सकूँ ताकि आपकी सारी जो है सवालात के जवाब पूरे हो सकें। और अपना ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।